खबर है जहां बाकरगंज इलाके में बमबाजी हुई है। 2 गुट के झड़प के दौरान ये बमबाजी की खबर है। लगातार 2 बम फटने से दहशत है। पुलिस अपराधियों की पहचान कर रही है। इलाके के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां 2 गुट के बीच झड़प हुई और झड़प के दौरान बमबाजी हुई। लगातार 2 बम फटे जिससे इलाके में दहशत है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही घटनास्थल है जहां पर बमबाजी की गई है। बाकरगंज का ये इलाका, पुलिस की मौजूदगी यहां पर इलाके के जो सीसीटीवी है उसे खंगाला जा रहा है और पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। तो पटना से ये खबर है जहां 2 गुट के झड़प के बीच ये बमबाजी हो गई। संजय हमारे साथ है, न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, ये कौन लोग जिन्होंने बमबाजी की है, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से अभी तक? देखिए राहुल, पिलबहोर थाना क्षेत्र के बाकरगंज के कमरू पासी गली में ये घटना हुई है और शनिवार की देर रात तकरीबन 10 बजे की घटना बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि घंटों तक पुलिस को इस बारे में स्थानीय लोगों ने भी जानकारी नहीं दी और जब जानकारी मिली पुलिस को किसी अपने सोर्स से, तो घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और उसमें आया है कि जो नकाबपोश अपराधी हैं उन्होंने वर्चस्व की लड़ाई में बम ब्लास्ट जो है वो किया है। 2 बम ब्लास्ट करने की बात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों नकाबपोशों की हरकत जो है वो कैद हो गई है और फिलहाल पुलिस ने बताया है कि एक 6 साल की बच्ची जो है वो जब बम के चोट से घायल हो गई है और फिलहाल उसका इलाज कराया जा रहा है। हालांकि जो उसकी स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं उन्होंने पुलिस को इतला नहीं की कि इस तरह की घटना हुई है और पुलिस अपने इन्फॉर्मेशन पर वहां पर पहुंची थी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी पैदल ही भागे हैं और सीसीटीवी फुटेज में उनकी सारी हरकत आई है। जो एएसपी टाउन है उनका दावा है कि जल्दी आइडेंटिफाई कर उनकी गिरफ्तारी की। लेकिन हाल के दिनों में बम ब्लास्ट की राजधानी में ये बड़ी घटना है। वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी जरूर हुई है। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस को छोड़े तो राजधानी में कई इस तरीके से बम ब्लास्ट की घटना नहीं हुई है। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि जल्दी इस पूरे मामले का उद्भेदन किया जाएगा। राहुल, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए आपको बताते हैं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आज देश भर में नीट यूजी परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। बता दें आपको कि 5,453 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा होगी। 22.7 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जा रही है। दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 5,453 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी और 22.7 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। तो आज नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की जानी है और इसको लेकर के तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। दोपहर 2 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी, जो कि शाम के 5 बजे तक चलेगी। नीट की परीक्षा को लेकर भी हम लोग यूयू में सक्रिय हैं और 2 दल का हम लोग गठन किए हैं। एक दल जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग दल है, जो कि सोशल मीडिया पर जो भी न्यूज या सूचनाएं आ रही हैं उसका लगातार मॉनिटर अनुश्रवण कर रहा है और वो सूचनाएं अगर कुछ फ्रूटफुल लगता है तो हमारी छापामारी दल को देता है और छापामारी दल हमारा रेडी हालत में यूयू में बना हुआ। जब भी उस तरह की कोई सूचना मिलेगी तो हम लोग ऑल ओवर बिहार कहीं भी जरूरत होगी तुरंत छापामारी कराएंगे और गिरफ्तार करेंगे। हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि किसी भी तरीके से इसमें से ठग गिरोह को सफल नहीं होने देंगे और नीट की परीक्षा पूरी तरीके से बिहार में शांतिपूर्ण सफल होगी। नीट की परीक्षा को लेकर आर्थिक अपराध इकाई बिहार ने एडवाइजरी जारी की है। यूयू ने कहा है कि किसी भी हालात में भ्रम फैलाने वालों पर ध्यान ना दें और जो लोग भी गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। परीक्षा को लेकर बिहार यूयू के डीआईजी ने क्या कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। परीक्षा को लेकर मुजफ्फरपुर में क्या तैयारी? नीट यूजी का यहाँ कुल 14 सेंटरों पे परीक्षा होनी है, जिसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी जगहों पे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है और उड़न दस्ता की टीम भी है ताकि किसी विशेष परिस्थिति में वहाँ पे 4 मई को नीट यूजी की परीक्षा होनी है और इसको लेकर मुजफ्फरपुर में भी 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज भी शामिल है। इसके अलावे मुजफ्फरपुर में कई कॉलेज
जो है स्कूल जो है उसको सेंटर बनाया गया है, जिसमें चैपमैन गवर्नमेंट कॉलेज है, मुखर्जी सेमिनरी है, आरडीएस कॉलेज है, लोहिया कॉलेज है, तिरहुत एकेडमी, लंगट सिंह कॉलेज, नीतीश्वर सिंह कॉलेज, एलएनटी, महेश प्रसाद सिंह कॉलेज, एमडीडीएम, जिला स्कूल, बीबी कॉलेजिएट और केंद्रीय विद्यालय, ये तमाम कॉलेज है जिसको नीट यूजी के लिए जो है वह परीक्षा केंद्र बनाया गया है। और कल इसको लेकर कई महत्वपूर्ण आदेश जो है वह तमाम अभ्यर्थियों को पहले ही दिए जा चुके हैं। तो एलएस कॉलेज पर जो है भी परीक्षा, एलएस कॉलेज को भी परीक्षा सेंटर बनाया गया है और प्रत्येक केंद्र पर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी, केंद्राधीक्षक मौजूद रहेंगे, वहीं सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जाएगी। इसको लेकर एसडीएम मुजफ्फरपुर पूर्वी के एसडीएम अमित कुमार ने बताया है कि तैयारी पहले से ही चल रही थी और इसको लेकर तमाम मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती कर दी गई है। तो समय से तमाम अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे और जिस तरीके से तैयारी की गई है तो काफी शांतिपूर्ण तरीके से यह परीक्षा जो है वह पूरी कराई जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब रुक करेंगे सियासत की खबर का। पटना से बड़ी खबर आ रही है। आज महागठबंधन की अहम बैठक होने वाली है। आज सुबह 10:30 बजे ये मीटिंग होगी। दिग्गा रिजॉर्ट में ये मीटिंग होनी है। आरजेडी, कांग्रेस, माले और वीआईपी के नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ सभी पार्टियों के बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। सभी दलों के जिला अध्यक्ष और अन्य कमेटियों के सदस्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जाएगा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बड़ी चर्चा भी की जाएगी। बता दें आपको कि पटना में कल महागठबंधन की बड़ी बैठक है। दिग्गा रिजॉर्ट में होने वाली कल की मीटिंग में आरजेडी, कांग्रेस, माले और वीआईपी के नेता मौजूद रहने वाले हैं। तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस रणनीति से मैदान में उतरा जाए, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। हम लोग लगभग 6 अलायंस पार्टनर हैं और वो 6 अलायंस पार्टनर के जिला अध्यक्ष जो है एक साथ पहली बार ऐसा हो रहा है गठबंधन में कि किसी गठबंधन के सभी जिला अध्यक्ष, सभी लोग एक साथ बैठ कर के पटना में कल मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, जनहित के मुद्दों पर बात होगी और गठबंधन के मजबूती पर बात होगी। और ये आने वाला समय में कल आपको ये गठबंधन का जो बैठक होने जा रहा है वो काफ़ी ऐतिहासिक और सफल होने जा रहा है। महागठबंधन की बैठक को लेकर बिहार के पीएचईडी मंत्री ने निशाना साधा है। नीरज बबलू ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है, एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। तो देखिए, महागठबंधन की बैठक से कुछ नहीं होगा। जो बैठक होने वाली है इस पर लगातार जो एनडीए के नेता है वो तंज भी कस रहे हैं। कहना सर बैठक देखिए, ये लोग चुनाव की तैयारी सब दिन करते रहते हैं। रिजल्ट होता है ढाके के 3 पार। जो रिजल्ट हुआ था पिछली बार उससे अति बुरा, बहुत बुरा होने जा रहा है। कितना भी संगठन कर ले, प्रलोभन दे के लोगों को बुला ले, बिरयानी खिला दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता मिजाज बना के बैठी हुई है कि हम जंगल राज को नहीं आने देंगे। पुनः एनडीए की सरकार बिहार में रिपीट करेगी। और चुनाव वाले बिहार में सभी नेताओं की नजर वोट बैंक पर मजबूत करने पर टिकी हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक अति पिछड़ी जातियों को साधने में जुटे हैं। पटना में अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए खुद को मौका दिए जाने और समाज के आखिरी पायदान पर मजबूत लोगों की बेहतरी के लिए घोषणाएं की है कि जो लोग मजबूर हैं उनकी किस तरीके से बेहतरी की जाए। अब सवाल यह है कि अति पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े वोट बैंक अति पिछड़े वर्ग को अपने पाले में करने के लिए पटना में एक बड़ी सभा की। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में अति पिछड़े समाज के बीच बोलते हुए तेजस्वी ने बड़ी बातें कही। कहा, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की मार सबसे ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोग झेल रहे हैं। आप मौका दीजिए, अति पिछड़ा को पिछली बार से ज्यादा सीट देंगे। आप 1 कदम चलेंगे तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। आप सब अति पिछड़ा समाज से हम कहना चाहते हैं कि पिछले बार हमने अति पिछड़ा समाज को टिकट दिया था। आने वाला 25 के चुनाव में उससे ज्यादा अति पिछड़ा समाज को टिकट मिलेगा। आप 1 कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। आप 4 कदम चलिएगा तो हम 16 कदम चलने का काम करेंगे। चुनावी साल में अति पिछड़ा वोट बैंक पर सभी की नजरें हैं।
दरअसल 2023 के कास्ट सर्वे के मुताबिक बिहार में 36% आबादी अति पिछड़ा वर्ग की है। नीतीश के लिए अति पिछड़ी जातियां मजबूत वोट बैंक रही हैं। बिहार में 113 अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का सवाल है, इसलिए तेजस्वी की नजर नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक पर है। जाहिर है तेजस्वी की ताजा रैली और बयान के बाद सियासत तेज है। सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी यादव को बार बार आरजेडी के शासनकाल की याद दिलाकर अति पिछड़ों के लिए क्या कुछ किया गया, इसकी दुहाई दी जा रही है। कहने को तो हमेशा अति पिछड़ों की राजनीति करते रहे, परंतु जिंदगी भर कांग्रेस के साथ खड़े रहे। कांग्रेस जिसने मंडल कमीशन को रोका। माता राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो अति पिछड़ा को पंचायतों के चुनाव में, निकायों के चुनाव में आरक्षण से वंचित करके उनको सम्मानित करने का काम किया गया। वाह तेजस्वी जी, उनको सम्मानित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। चुनाव से पहले अति पिछड़ी जातियों को लेकर सियासत गर्म है। मौजूदा एनडीए की सरकार और पूर्व के आरजेडी के शासनकाल में पिछड़ों को लेकर किए जा रहे दावों के बीच सवाल यही कि अति पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव ने नीतीश के अति पिछड़े वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए पटना में एक बड़ी सभा की। इस दौरान उन्होंने बिहार की जनता से एक मौका देने की अपील की और कहा कि अब नीतीश सरकार खटारा गाड़ी की तरह हो चुकी है, जिसे अब बदलने की जरूरत है। तेजस्वी के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में तेजस्वी यादव जमकर गरजे। उन्होंने एक बार फिर बिहार की जनता से अपने लिए एक मौका मांगा और कहा इस सरकार जब 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देती तो फिर 20 साल पुरानी गाड़ी आखिर क्यों चलाई जाए। देखिए, सरकार भी 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है खटारा गाड़ी चलाने में। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना नहीं देती है चलाने, तो 20 साल पुराना खटारा सरकार कह रहा हम लोग चलाएंगे। खटारा मतलब यही ना कि धुआं छोड़े रखता है, पुराना हो जाता है। तेजस्वी यादव ने ये भी आरोप लगाया कि बिहार सरकार में गरीबों और अति पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ। उन्होंने कहा कि जब वे सरकार में आएंगे तो सामाजिक न्याय होगा, अपराधियों को जेल में ठूंसा जाएगा। तेजस्वी के इस बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। माननीय तेजस्वी यादव जी, लालू जी का ब्रीड नहीं चलना है, क्योंकि लालू जी का ब्रीड का मतलब होता है एक जालिम सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, वंशवादी सरकार, परिवारवादी संस्कार, राजनीति के अनाचारियों का एक समागम है। तेजस्वी यादव जी, बिहार को धोखे का बीज नहीं, भरोसे का शासन चाहिए। बिहार की जनता अच्छे से जानती है, राजद का बीज मतलब परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपराध की फसल लहराना। पहले भी आपने झूठ का बीज बोया था, लेकिन न भरोसा बचा न कोई फसल उगी। दरअसल बिहार में अति पिछड़ा को आमतौर पर नीतीश कुमार का सपोर्टर माना जाता है, पर अब तेजस्वी जेडीयू के इस वोट बैंक में सेंधमारी की फिराक में है। इसी को लेकर उन्होंने पटना में अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ रैली का आयोजन किया और अति पिछड़ा समाज को साधने की भी कोशिश की। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो। किशनगंज के बहादुरगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने आरजेडी को खुला चैलेंज दिया है। ओवैसी ने कहा कि आरजेडी ने हमारे 4 विधायक को तोड़ा है, अब 24 आएंगे और ओवैसी के इस बयान पर सियासत भी सुलग गई। चुनावी साल में सीमांचल में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम मिशन शुरू हो गया। बिहार दौरे पर पहुंचे ओवैसी ने किशनगंज के बहादुरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने यहां एक बार फिर 4 विधायकों को तोड़ने पर आरजेडी पर जमकर हमले किए। ओवैसी ने तेजस्वी को सीधे सीधे चैलेंज करते हुए कहा कि तुमने 4 एमएलए तोड़े, अब 24 आएंगे। ओवैसी ने बिहार से आरजेडी को भगाने की बात कही। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर।
ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे, इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे, और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे, तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। किशनगंज में आरजेडी पर ओवैसी के हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने ओवैसी पर जोरदार हमला बोलते हुए एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बता दिया, तो जेडीयू ने कहा ओवैसी कुछ भी बोलें, सरकार नीतीश कुमार की बनेगी। बिहार में कौन बीजेपी की बी टीम बनकर घूम रही है, यह बिहार की जनता को और सीमांचल वासियों को पता चल गया। वो 24 क्या लाएंगे, इस बार तो वोट कटवा की भी हैसियत नहीं रहेगी, और 4 कैंडिडेट तो मिलेगा नहीं, तब ये चुनाव यहाँ क्या लड़ेंगे। ओवैसी जी, आपको खंजर तेजस्वी जी ने मारा कि आप खंजर तेजस्वी जी को मारे, ये तो आप दोनों के बीच का आंतरिक मामला है। हम तो बस केवल इतना जानते हैं कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से तय कर लिया है कि 2025 से 30 और आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनकर आए थे। बाद में 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। अब ओवैसी आरजेडी पर उनके विधायकों को चुराने का आरोप लगाते हुए जमकर हमले बोल रहे हैं। सीमांचल में ओवैसी के मिशन मुस्लिम से सियासत गर्मा गई है। किशनगंज से संवाददाता आशीष और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी से सवाल किया कि वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ये भी बता दें कि आखिर उन्होंने नाबालिग रहते 1000 करोड़ की संपत्ति कैसे जुटा ली, ताकि आम लोग भी 1000 करोड़ के मालिक बन सके। ललन सिंह के बयान पर आरजेडी ने जोरदार पलटवार किया। केंद्र के जाति जनगणना कराने के फैसले पर बिहार में क्रेडिट की होड़ लगी है। तेजस्वी यादव बार बार लालू प्रसाद और खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा बता रहे हैं और जातीय जनगणना के फैसले का क्रेडिट ले रहे हैं। इस पर अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी में लालू फैमिली के अलावा किसी के हित की बात नहीं होती। उन्होंने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि तेजस्वी को समाज और गरीबों की इतनी ही फिक्र है तो वो नाबालिग रहते करोड़पति बनने का फॉर्मूला लोगों को बता दें, ताकि हर कोई करोड़पति बन सके। आपका एजेंडा सामाजिक समरसता है। आपका एजेंडा अगर गरीबों को के उत्थान का एजेंडा है तो उसका कोई एजेंडा बताइएगा ना। 1000 करोड़ रुपया कैसे आप बना लिए नाबालिग रहते हुए, ये भी तरह का फॉर्मूला ना है भाई। तो ये भी फॉर्मूला को बताइए कि ये फॉर्मूला से हम बन गए 1000 करोड़ के मालिक। ललन सिंह ने लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर करते हुए कहा कि लालू परिवार का बस 2 ही एजेंडा है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। इस पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए ललन सिंह पर कई सवाल दाग दिए। तेजस्वी प्रसाद यादव 1000 करोड़ के मालिक हैं कि बिहार के सबसे चहेते नेता हैं, इसका सर्टिफिकेट ललन सिंह देंगे क्या? वो अपने बारे में जरा बताए ना, वो कहां से कहां आ गए, किस मंत्री के पीए थे और अब उनके पास कितनी संपत्ति हो गई। बिहार की सियासत में जाति जनगणना को लेकर शुरू हुई क्रेडिट वॉर अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सामाजिक न्याय के इस मुद्दे पर जनता किसे अपना समर्थन देती है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब नए भवन के लिए मरीजों की सेवा के लिए तैयार है। सीएम नीतीश कुमार ने पीएमसीएच के पहले फेज के 2 टावर का उद्घाटन किया है। पहले फेज में कुल 1117 बेड के अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और जनरल वार्ड से लेकर के आईसीयू बेड तक तैयार है। पीएमसीएच के नए बिल्डिंग का उद्घाटन होने से अस्पताल कर्मियों का चेहरा खिल उठा है। अस्पताल के नए भवन के अंदर ही एक खूबसूरत सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार।
पीएमसीएच के नए भवन के उद्घाटन के बाद अधिकारियों और कर्मियों की खुशी देखते ही बन रही है और यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। तो आज पहला दिन है, लेकिन देखिए किस प्रकार से तमाम जो अधिकारी हैं या कर्मी हैं, तमाम लोग यहाँ पर आकर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कल होकर यहाँ पर मरीज भी आ सकते हैं, अटेंडेंट भी आएंगे और यहाँ सेल्फी ले सकते हैं। तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल में आपका स्वागत है और जरा कर्मियों से बातचीत करते हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हम यहाँ के एम्प्लॉय हैं और ये इंडिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल बन गया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सारी सुविधाएं यहाँ लैस है और हमें बहुत हर्षोल्लास के साथ ये उद्घाटन किया गया और सभी मरीजों को फैसिलिटी के उपलब्ध कराया गया। हम लोग बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे आप? अस्पताल की प्रबंधक हैं आप, प्रबंधन कैसा होगा? यहाँ तो प्रबंधन बहुत ही अच्छा, जो देख के लग रहा है कि आने वाले समय में जो मरीज को जितना भी कठिनाई होता था, जो दूर दराज से मरीज हमारे गांव क्षेत्र से आते थे, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल को सोचते थे कि हमारे पास पैसा होता तो हम वहाँ जाते। वो सारी सुविधा इस हॉस्पिटल में गरीब मरीजों को सारा कुछ यहाँ मुहैया हो जाएगा। प्रचार के रूप में बहुत ही खुशी है कि आज 3 तारीख को शाम 4 बजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था, जिनका शिलान्यास किया था, आज उन्होंने उद्घाटन किया। अस्पताल के बीच का एक तरह से स्पेस है और इसके ऊपर जो है हेलीपैड भी होगा। तो एयर एम्बुलेंस से सीधे मरीज जो है पीएमसीएच की छत पर लैंड करेंगे और पहले फेज के 2 टावर की आज सौगात मिली है। धीरे धीरे 2027 तक नई नई तस्वीरें मरीजों को देखने को मिलेंगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में होमगार्ड बहाली को लेकर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक और स्टेशन व्यवस्था में बदलाव किया है। 5 मई से मैदान में सुबह 5 बजे से बहाली शुरू होगी। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि एसएस बालिका और बेंच स्टेडियम को पार्किंग स्थल बनाया गया है। केंद्रीय विद्यालय में अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा और बीएम मैदान में चयन प्रक्रिया होगी। 395 पदों के लिए करीब 15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है। गोपालगंज से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। प्रथम की पुलिस प्रशासन लगभग सुबह 3 बजे से ही इस पे एक्टिव रहेगा और विभिन्न जगहों पे पुलिस और ट्रैफिक के लोग सुबह 3 बजे से ही कार्य करेंगे। इसमें यदि आप हजियापुर की तरफ से अगर आप वीएम फील्ड की तरफ आ रहे हैं तो वाहन पार्किंग बोथ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर के लिए वाहन पार्किंग एसएस बालिका स्कूल में इसका प्रबंध किया गया है। तथा अगर आप मोहनिया चौक या पोस्ट ऑफिस चौक की तरफ से वीएम फील्ड की तरफ आ रहे हैं तो अपने वाहन को आप मेन स्टेडियम के अंदर लगा सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।